हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्मेशन की रिएक्शंस पढ़ा दी थी। आज की क्लास में एराइल हैलाइड की रिएक्शंस एंड फॉर्मेशन की रिएक्शंस हम लोग लेंगे और साथ ही कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं। एराइल हैलाइड मतलब एरोमेटिक रिंग से कोई हेलोजन जुड़ा हो, एरोमेटिक रिंग से अगर डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हो उसको हम लोग यहाँ फॉर्मेशन और उससे केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। फॉर्मेशन की रिएक्शंस जैसे ज्यादा नहीं है इसमें। जैसे फर्स्ट है बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, या एरोमेटिक कंपाउंड पर हम लोग हेलोजिनेशन करा दें। हेलोजिनेशन मैंने आपको बताया था कि बेंजीन पर अगर आपको डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवाना है तो फ्लोरिनेशन तो डायरेक्ट इसमें होता नहीं है, बट क्लोरिनेशन अगर आप कराएं तो किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में करा दीजिए, AlCl3 की प्रेजेंस में। AlCl3 की प्रेजेंस में यहां से Cl माइनस तो चला जाएगा AlCl4 के साथ में, और ये बनेगा Cl+। यहां इन दोनों की रिएक्शन से क्या होगा, Cl+ बनेगा प्लस AlCl4 माइनस ये बनेगा। यहां ये Cl+ इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, जो H+ को रिप्लेस करके Cl- यहां आ जाएगा और क्लोरोबेंजीन बन गई। तो ये क्लोरीनेशन रिएक्शन है, और जो H+ निकलेगा वो वापस यहां से Cl- के साथ रिएक्शन करके HCl बन जाएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने जब आपको बताई थी बेंजीन में, वही रिएक्शन यहां अगेन रिएक्शन है। अगर आप ब्रोमिनेशन करवाना चाहते हैं तो ब्रोमीन की रिएक्शन की जाए, सेम यही, या तो कोई लुईस एसिड AlBr3 ले लीजिए या FeBr3 का भी यूज किया जा सकता है। कई बार ब्रोमीन के साथ Fe हाई टेम्परेचर भी लिखा हुआ मिले तो आप समझ लीजिएगा ये ब्रोमिनेशन रिएक्शन ही है। इसमें भी Br+ इलेक्ट्रोफाइल बनता है और इलेक्ट्रोफाइल जाकर H को रिप्लेस करेगा और यहां बनेगा ब्रोमोबेंजीन। हालांकि आयोडोबेंजीन इस रिएक्शन से डायरेक्ट बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आयोडीन जो होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। फिर भी आयोडीनेशन भी यहां किया जा सकता है। अगर आप आयोडीन के साथ में नाइट्रिक एसिड जैसा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें तो ये इसका ऑक्सीडेशन करके इसे I+ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और I+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल जाकर रिएक्शन करेगा और आयोडोबेंजीन यहां बन सकता है। ठीक है, इस रिएक्शन में फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, एक और मेथड है आयोडोबेंजीन बनाने का। अगर आप ICl की रिएक्शन करा दें, इंटर हेलोजन कंपाउंड की रिएक्शन करा दें AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहां Cl- जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन से, वो Cl- निकलेगा AlCl3 के साथ में और I+ बनेगा और I+ जाकर रिएक्शन कर देगा, क्योंकि ये रिएक्शन SE रिएक्शन मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफाइल हेलोनियम आयन जाकर बेंजीन पर जुड़ जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन केवल बेंजीन की ही नहीं होती, और भी एरोमेटिक कंपाउंड्स की होती है, नैफ्थलीन की भी होती है, एंथ्रासीन की भी होती है, सभी एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन होती है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मेशन का एक मेथड मैंने बताया। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, इसका फॉर्मेशन की नेक्स्ट मेथड है बाय बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से बहुत से डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स एरोमेटिक रिंग से अटैच किए जा सकते हैं। हेलोजन भी उनमें से एक है। ये है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, जो कि बनता है एरोमेटिक अमीन से। ये जो मैंने लिया है ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में ये केवल 5 डिग्री सेल्सियस तक ही स्टेबल होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी हीट करते हैं तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है और एरोमेटिक रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अगर आप ये रिएक्शन करा दें कि इसकी रिएक्शन HCl से करा दें, मैंने कहा ना कि ये थोड़ा सा भी हीट कर दिया जाए तो नाइट्रोजन गैस एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है और एरोमेटिक रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
तो जो भी न्यूक्लियोफाइल इसमें डालोगे वो न्यूक्लियोफाइल जल्दी से एरोमेटिक रिंग से जुड़ जाएगा। जैसे आप अगर इसकी रिएक्शन HCl से कराएंगे, इसकी रिएक्शन HCl से करा दी जाए, HCl प्लस कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो और हीट कर दिया जाए, तो यहां एरोमेटिक रिंग का जो नाइट्रोजन है वो बाहर निकलेगा, ये बना Cl यहां आके जुड़ेगा। कुल मिला के नाइट्रोजन तुरंत बाहर निकलता है इस रिएक्शन में और क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर आप यहां HBr प्लस कॉपर का यूज करें तो भी हीट करने पर इजीली ब्रोमोबेंजीन बन जाती है। ये दोनों ही रिएक्शंस कहलाती हैं गाटरमान्स रिएक्शन। गाटरमान्स रिएक्शन, एक गाटरमान्स फॉर्माइलेशन रिएक्शन अलग होती है, गाटरमान्स कॉच फॉर्माइलेशन रिएक्शन अलग होती है। ठीक है। दूसरा, इस रिएक्शन में अगर HCl CuCl की प्रेजेंस में डाल दिया जाए, HCl क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में डाला जाए, हीट तो करना ही है, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली चीज नहीं है। अगर HBr CuBr क्यूप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में हीट किया जाए तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। यहां इस रिएक्शन में अगर HCN भी यूज करके क्यूप्रस साइनाइड लिया जाए तो एरोमेटिक रिंग पर साइनाइड भी जुड़ जाता है। इन तीनों ही रिएक्शन को, क्लोरीन जुड़ना, ब्रोमीन जुड़ना और साइनाइड वाली रिएक्शन में यहां नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टॉपिक तो अपना एराइल हैलाइड चल रहा है, बट उस रिएक्शन को भी सेंडमायर्स रिएक्शन कहा जाता है। तो ये दोनों रिएक्शन है सेंडमायर्स रिएक्शन, These are सेंडमायर्स रिएक्शन। ठीक है। अगर रिएक्शन किया जाए इसका KI के साथ में तो इसमें कॉपर या कॉपर के कोई सॉल्ट डालने की भी जरूरत नहीं है। आयोडीन डायरेक्ट यहां रिएक्शन में जुड़ जाएगा, I- आकर रिएक्शन करेगा और इन सभी रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस तो निकलनी ही है, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा ना केवल 5 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल है तो नाइट्रोजन तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा हीट करते ही। तो इसमें आयोडोबेंजीन भी बनाया जा सकता है और यहां तक कि इस रिएक्शन से फ्लोरोबेंजीन भी बनाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है इसमें कि अगर HbF4 के साथ इसे हीट किया जाए तो इससे फ्लोरोबेंजीन बन जाती है, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और फ्लोरीन यहां आके जुड़ जाएगा, साथ में BF3 बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन गैस को तो बाहर निकलना ही है, HCl बनता है। और इस रिएक्शन को कहा जाता है बाल्क-सीमांस रिएक्शन। बाल्क-सीमांस रिएक्शन ये एक रिएक्शन याद रख लीजिएगा, फ्लोरोबेंजीन बनाने का ये एक स्पेसिफिक मेथड है। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेशन का मेथड है भाई फिनॉल, भाई हुंसडीकर रिएक्शन, फिनॉल से भी बनता है हुंसडीकर रिएक्शन। ये वैसे मैंने आपको एल्काइल हैलाइड में भी पढ़ाया था कि एरोमेटिक रिंग का पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट बॉन्डेड हो, सिल्वर सॉल्ट हो तो उसकी रिएक्शन भी क्लोरीन से या ब्रोमीन से करा दें कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन यहां बनता है, साथ में सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्ट भी बनेगा। इस रिएक्शन से एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। और ये कंपाउंड कैसे बनेगा? इस कंपाउंड को अगर बनाना है तो बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करा दीजिए कि बेंजोइक एसिड में क्योंकि एसिड है तो उसमें बेस डाल दो सिल्वर का, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। हालांकि सिल्वर हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता बट फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करके सिल्वर सॉल्ट बना लेता है, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ये हुंसडीकर रिएक्शन है, इससे भी एरोमेटिक हैलाइड्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है बाय फिनॉल। फिनॉल से भी बेंजीन, जैसे ये मैं रिएक्शन करा दूं फिनॉल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से PCl5 से, तो याद करो अल्कोहल की रिएक्शन जब PCl5 से होती है तो एल्काइल हैलाइड बनता है, एल्काइल क्लोराइड बनता है, जिस रिएक्शन का नेम तो नहीं था खैर उसका अलग से, बट इस रिएक्शन में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो इस रिएक्शन में भी यहां Cl बनना चाहिए, क्लोरीन आएगा, साथ में POCl3 निकलना चाहिए।
लेकिन देखा गया कि इसमें ये क्लोरोबेंजीन कम अमाउंट में बनता है, पुअर यील्ड में बनता है, इसकी यील्ड कम होती है, इसकी जगह कंपाउंड बनता है ये वाला ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बनता है। अब कैसे बनता है उसको भी बताता हूं मैं, ठीक है। यहां ट्राइफिनाइल फॉस्फेट ज्यादा अमाउंट में बनता है, मेजर प्रोडक्ट ये होता है और माइनर प्रोडक्ट ये होता है, इसकी यील्ड अच्छी नहीं होती है। देखो उसमें एक्चुअली आपको आपने पढ़ा होगा कि ROH की रिएक्शन जब PCl5 से किया जाता है तो RCl बनता है प्लस HCl बनता है प्लस POCl3 बनता है। ये जो यहां भी बनता है POCl3 यहां भी बनता है। एक्चुअली POCl3 की रिएक्शन जब फिनॉल से होती है तो फिनॉल के 3 मॉलिक्यूल्स बचे हुए फिनॉल के, जैसे स्टार्टिंग में रिएक्शन हुई, फिनॉल ने रिएक्शन किया, PCl5 से क्लोरोबेंजीन बना और POCl3 भी बना होगा इस रिएक्शन में। अब जो POCl3 होता है वो बचे हुए फिनॉल से तुरंत रिएक्शन करता है और यहां से Cl निकाल ले जाता है, ये रहा P डबल बॉन्ड O Cl और Cl, यहां से HCl के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, 3HCl के मॉलिक्यूल बाहर निकले और क्या बन गया, फॉस्फेट बन गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। क्या बना, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होती है। तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। ठीक है, ये तो रिएक्शन हो गई क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन की। अब हम लोग इससे केमिकल रिएक्शंस लेते हैं, फिनॉल इसकी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स की एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्लोरीनेशन नाइट्रेशन, वो तो अभी ले ही लेंगे हम लोग। इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, जैसे ये यहां हेलोजन है, ये एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल डालें और न्यूक्लियोफाइल इस पर रिएक्शन करे और इस हेलोजन को बाहर निकाल दे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसे कहते हैं, वो तो बहुत मुश्किल रिएक्शन होती है। जनरली एरोमेटिक हैलाइड पर अगर आप न्यूक्लियोफाइल डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होती, जनरली नो रिएक्शन। और ऐसा इसलिए होता है कि एरोमेटिक रिंग जिस पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां पहले से ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है और न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। तो एरोमेटिक रिंग पर, एराइल हैलाइड पर डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन बहुत ही मुश्किल रिएक्शन होती है। हाँ, एक स्पेसिफिक कंडीशन में बहुत हाई टेम्परेचर पे, प्रेशर पे स्ट्रॉन्ग बेस लेकर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेकर रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्शन फिर भी हो सकती है, बट नॉर्मल सिचुएशन में तो ये रिएक्शन नहीं होती है क्योंकि एरोमेटिक रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन ArSN2 रिएक्शन इस पर पॉसिबल है। कब? जब एरोमेटिक रिंग पर, यहां ये जो एराइल हैलाइड है इसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, यहां कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्ट्रॉन्ग -M वाला ग्रुप होना चाहिए, इसका -M इफेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइक नाइट्रो बहुत अच्छा -M है, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, इस तरह के बहुत से ग्रुप हो, इनमें से कोई ग्रुप हो, कहां ऑर्थो या पैरा आइसोमर। ये कौन कौन, ये क्या क्या हो सकता है, ऑर्थो और पैरा आइसोमर। ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है हेलोजन की, उस केस में अगर आप इस पे न्यूक्लियोफाइल डाल के रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। और वो क्यों है, जैसे मैंने बता ही दिया, -M इफेक्ट है। जैसे नाइट्रो है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इस ग्रुप का -M इफेक्ट के कारण नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। कहां इसके -M इफेक्ट के कारण इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी।
यहाँ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो न्यूक्लियोफाइल अब थोड़ी बहुत हिम्मत करके ऑर्थो पैरा पर अटैक कर सकता है। अब यहाँ हेलोजन्स भी तो हैं, तो हेलोजन भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज काफी बढ़ जाएगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ रिएक्शन करता है और इस लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है। अगर दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक रिंग पर, तो रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसे सिचुएशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, और इस तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ArSN2 या SN2Ar कहा जाता है। ये है ArSN2, है ना। Ar मतलब एरोमेटिक रिंग पर होने वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये SN2 नहीं है, नॉर्मल SN2 नहीं है, ArSN2 रिएक्शन है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, ये क्लोरोबेंजीन है और इसकी पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है। तो आप इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से करा दें तो इसमें टेम्परेचर चाहिए होता है करीबन 150 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर रिएक्शन होगी, और OH माइनस जाके Cl को रिप्लेस कर पाता है, ArSN2 रिएक्शन हो जाती है, और नियमानुसार तो बनना चाहिए नाइट्रो की पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप, है ना, पैरा नाइट्रोफिनॉल बनना चाहिए, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली नहीं होता है, फिनॉल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही फिनॉल बना होगा, बना तो होगा, फिनॉल बना होगा, लेकिन जैसे ही यहां फिनॉलिक ग्रुप आया होगा, वो फिनॉलिक ग्रुप तो एसिडिक होता है, एसिडिक फिनॉलिक ग्रुप बचे हुए NaOH से बेस से रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन, और यहां उसका सॉल्ट बन जाएगा। मतलब एक्सपेरिमेंटली तो ये सॉल्ट बनता है। अगर आपको फिनॉल बनाना है तो इसमें एसिड डालना पड़ता है इतना एक्सेस में कि ये जो बेस बचा हुआ है वो पूरा खत्म हो जाए और इस फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन हो जाए, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। ठीक है, लेकिन यहां दो नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड होते हैं, यहां अगर दो नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड होते तो उस सिचुएशन में इतना टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपैरेटिवली रिएक्शन आसान हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की रिएक्शन किया गया, टेम्परेचर करीबन 90 डिग्री के आसपास या 98 डिग्री के आसपास रिएक्शन में ही काम चल जाता है। और सेकंड स्टेप में H+ तो डालना ही होगा अगर आपको यहाँ Cl को रिप्लेस करके OH लाना है। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन में OH आ जाएगा और दो नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर 3 नाइट्रो होते तो, अगर यहां Cl की दोनों ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे 3 नाइट्रो ग्रुप होते जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते, और तीनों नाइट्रो ने अपनी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम की हुई है, तो यहां पर NaOH जितना स्ट्रॉन्ग बेस डालने की भी जरूरत नहीं है। H2O के साथ बॉयल करने, H2 मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉयल करने पर भी OH आकर इस Cl को रिप्लेस कर देता है और यहां पिक्रिक एसिड बन जाता है। ये पिक्रिक एसिड है, इस रिएक्शन से पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन भी किया जा सकता है। ये हो गया पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस किस कैटेगरी की रिएक्शन है? ArSN2 रिएक्शन है, ArSN2 रिएक्शन है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं स्पेसिफिक रिएक्शंस पर एक एक करके बढ़ूंगा, इनकी जो नेम रिएक्शन है उनसे रिलेटेड। इसकी फर्स्ट रिएक्शन लेता हूं मैं डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस ये फिनॉल फॉर्मेशन का एक इंडस्ट्रियल मेथड है। डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन की जाती है NaOH से। वैसे तो ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, अभी अभी मैंने बताया था कि NaOH तो बेस तो क्लोरोबेंजीन पे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि और तो पैरा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। फिर भी ये रिएक्शन पॉसिबल है अगर इसके साथ में बहुत टेम्परेचर और बहुत हीट किया जाए। करीबन 320 डिग्री सेल्सियस पर इसे हीट किया जाता है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये रिएक्शन होती है और OH जाके Cl को रिप्लेस करेगा और फिनॉक्साइड बनेगा। फिनॉक्साइड बनेगा, अगर उस फिनॉक्साइड में बेस एसिड डाल दिया जाए, सेकंड स्टेप में एसिड डाल दिया जाए, यहीं लिख देता हूं, सेकंड स्टेप में फिर इसमें H+ डाल दिया जाता है जिससे कि वो क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा, कार्बोलिक एसिड बनेगा। ये मेथड डाउस प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट
फिनॉल की और रिएक्शन लेते हैं। फॉर्मेशन, एक एक रिएक्शन स्टार्ट करता हूं। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन तो आपको पता ही है कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर आप मैग्नीशियम से करवा दीजिएगा तो इन प्रेजेंस ऑफ THF है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये होता है जो कि एक साइक्लिक ईथर है और इसके प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो सकती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां बन जाएगा। साथ में हीट रिलीज होती है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन भी फॉर्मेशन होता है जो मैंने आपको एरोमेटिक कंपाउंड में बता ही दिया था। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये रहा क्लोरोबेंजीन, इसका रिडक्शन किया जाए सोडियम और एल्युमिनियम निकल अलॉय के प्रेजेंस में। निकल एल्युमिनियम अलॉय की रिएक्शन की जाती है, NaOH के साथ इसे हीट किया जाता है तो ये बेंजीन में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और रिएक्शन ये है कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर क्लोरल से की जाए, ये है क्लोरल, फॉर्मेशन ऑफ DDT की रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ DDT जो कि एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड होता है, कीड़े मकोड़ों को मारने के काम आता है, लेकिन इसको बैन कर दिया गया है। उसके रिएक्शन में आपको बता देता हूं कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब क्लोरल से की जाती है, ये है क्लोरोबेंजीन और ये है क्लोरल CCl3 CH डबल बॉन्ड O, इसे कहा जाता है क्लोरल। ये पैरा पोजीशन पर रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन की जाती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट किया जाता है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है H2SO4 और वाटर के मॉलिक्यूल को निकालने में ये महारत है इसको। तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और इस क्लोरल की यहाँ Cl3 और यहाँ CH रह गया और दो एरोमेटिक रिंग इस कार्बन से कंबाइन होगी कुछ इस तरीके से पैरा पोजीशन पर। ये है DDT, कॉमन नेम है वैसे तो शॉर्ट में बोला जाता है DDT। तो ये DDT है जो कि पेस्टिसाइड्स को के फॉर्म में यूज किया जा सकता है, पेस्ट कंट्रोल में इसका यूज किया जाता है, बट ये कार्सिनोजेनिक होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए इसका जो है आजकल यूज बैन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आपको ये आइडिया होगा कि हेलोजेंस जो होते हैं वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं एरोमेटिक रिंग पर, लेकिन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होते हैं। बेंजीन के रेस्पेक्ट में इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। तो अगर इस पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आके जुड़ेगा। ज्यादातर केस में पैरा प्रोडक्ट मेजर होंगे, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अपनी ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम कर देता है। तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा इसमें पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। और रिएक्शंस तो बहुत सारी हैं ही, जैसे आप इस पर नाइट्रेशन कर सकते हैं, आप इस पर सल्फोनेशन कर सकते हैं, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन भी ये शो करता है। तो वही सभी रिएक्शंस में एक एक करके दिखा देता हूं। रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और H2SO4 का यूज किया जाए तो नाइट्रेशन होगा, मेजर प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, नाइट्रेशन होगा, मेजर होगा पैरा, प्लस ऑर्थो आइसोमर जो होगा वो कम अमाउंट में बनेगा। ठीक है, अगर आप इसका सल्फोनेशन करें तो मैं रिएक्शंस लिख देता हूं पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें टाइम बिना बात वेस्ट होगा। हाँ, तो अगर रिएक्शन किया जाए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये कौन सी रिएक्शन है? सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में सल्फोनिक ग्रुप आके जुड़ेगा,
सल्फोनेशन, और सल्फोनिक ग्रुप आएगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। मेजर प्रोडक्ट पैरा ही होता है, माइनर प्रोडक्ट ऑर्थो प्रोडक्ट होगा। तो मेजर इसमें होगा पैरा प्रोडक्ट, मेजर इसमें पैरा ही होगा। सिमिलरली अगर क्लोरीन AlCl3 लुईस एसिड के साथ में डाल दिया जाए तो क्लोरीनेशन रिएक्शन होगी, ये भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर होगी, मेजर प्रोडक्ट तो पैरा ही होगा। सेम रिएक्शन ब्रोमिनेशन करा दिया जाए लुईस एसिड के साथ तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है? पैरा प्रोडक्ट ही मेजर होगा। ये हो गए फ्रिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में लिए लुईस एसिड Cl- को ले जाएगा तो मिथाइल प्लस बनेगा, मिथाइल प्लस जाके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे फ्रिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन कर लेगा तो ऑर्थो पैरा आइसोमर बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट पैरा ही होगा। ये भी फ्रिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है। Cl बाहर निकलेगा, कैटायन यहां बनेगा जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप बनेगा और आइसोप्रोपाइल वही ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ सकता है, मेजर प्रोडक्ट पैरा ही होगा। यहां Cl- निकला AlCl3 के साथ में तो Cl- निकलेगा तो कैटायन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा और ये पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ सकता है। फ्रिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। फ्रिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन में भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ये कीटोनिक ग्रुप आकर बॉन्ड बना लेगा, मेजर प्रोडक्ट ये पैरा ही होगा। ये भी फ्रिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन ही है। यहां से ये वाला ग्रुप बाहर निकलेगा, कैटायन इसका बनेगा, साथ में बाई प्रोडक्ट एसिटिक एसिड यहां बनता है और ये जो कैटायन बनेगा जिसने H+ को निकाला है वो भी इन्हीं पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर यही पैरा होगा, C+O CH3। तो ये रिएक्शंस मैंने समराइज्ड कर दी है सारी एरोमेटिक हैलाइड्स की रिएक्शन। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है एल्काइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज, देखिए एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब शो करता है? जैसे एल्काइल हैलाइड है, ये रहा, हैलोजन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हुई और न्यूक्लियोफाइल आया और न्यूक्लियोफाइल ने इस हैलोजन को रिप्लेस कर दिया और यहां न्यूक्लियोफाइल आ गया, X- आ गया। एक वैसे सिंपल से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो लीविंग ग्रुप होता है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी इस न्यूक्लियोफाइल की इस X- के रेस्पेक्ट में ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तभी रिएक्शन हो पाएगी। तो ए ऑप्शन लिखा हुआ है एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स होते हैं लेकिन उससे एसन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है हैलाइड्स आयन इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल एंड देयरफॉर डिस्प्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ये बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो अटैकिंग ग्रुप होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू लिविंग ग्रुप। यहां लिविंग ग्रुप है हैलाइड, तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है काफी कुछ। हैलोजन शोज, सी ऑप्शन है, हैलोजन शोज अ -I ग्रुप, ये भी बिल्कुल सही है, -I ग्रुप होता है, इसी कारण तो यहां पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए तो कंडीशन वही है ना कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, तो बी ऑप्शन तो इसमें सही दिखाई दे रहा है। सी ऑप्शन भी काफी कुछ सही है। नेक्स्ट है डी ऑप्शन, देखते हैं, दे हैव अ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट होने से सभी कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा शो करने लग जाएंगे। पोलर कंपाउंड है, सभी कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब शो करेंगे जब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन होगी और लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए न्यूक्लियोफाइल से, या न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी लिविंग ग्रुप से ज्यादा होनी चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन अगर कहा जाए तो इसमें बी आंसर होगा, आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, अगर ये मोर देन वन करेक्ट होता तो आंसर इसमें सी भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस सेक्शन में दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच विल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। देखिए ऐसा कोई भी एल्काइल हैलाइड जो एसिन रिएक्शन दे सकता है, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए
कि एसन रिएक्शन अगर दे सकता है तो सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन में वो एसन रिएक्शन करेगा। मेनली वो एसन रिएक्शन करता है, SN1 रिएक्शन करता है, कार्बोकेटायन बनता है और उसके बाद में ROH बनेगा, वाटर का OH आ गया और सिल्वर का हैलाइड PPT बनाएगा। और व्हाइट PPT कब होगा? सिल्वर का क्लोराइड व्हाइट होता है, ये व्हाइट PPT होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में जो SN1 रिएक्शन अच्छी तरह से दे सकता है, जिससे केटायन अच्छी तरह से बन सकते हैं, वो इसके सॉल्यूशन में आ सकता है। जैसे कि इस कंपाउंड में अगर सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया गया एक्वस कंडीशन में, तो यहां भी प्रोडक्ट बनेगा एक बेंजाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल प्लस सिल्वर क्लोराइड। तो एक तो ये ऑप्शन हो सकता है इसका आंसर। यहां ये रिएक्शन ही नहीं होगी क्योंकि यहां तो एसन रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, एरोमेटिक रिंग पर डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कैसे। यहां भी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, इसका केटायन स्टेबल है। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बन के ये रिएक्शन होती है और उस केटायन पर फिर न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ता है। अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट इसमें डाल दिया तो बेंजाइल अल्कोहल प्लस सिल्वर क्लोराइड यहां बन जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा C एंड A, मतलब आंसर हो गया D। आंसर होगा इसका D। नेक्स्ट, फिंकलस्टीन रिएक्शन इज, तो सिंपल से रिएक्शन है NaI एसीटोन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में NaI एसीटोन की रिएक्शन की जाती है। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन NaI एसीटोन से की जाती है, जो कि SN2 रिएक्शन होती है और इसमें RI बनता है और सोडियम का हैलाइड का PPT बनता है, जहां हेलोजन इक्वल्स टू क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, इन दोनों का यूज किया जाता है। तो इसमें तो बेस्ट, अब मतलब इसके अलावा और कोई आंसर दिखाई नहीं दे रहा। रिएक्शंस तो सभी सही हैं, ये SN1 रिएक्शन है, ये SN2 रिएक्शन है, बट फिर भी फिंकलस्टीन रिएक्शन तो NaI एसीटोन से ही पहचान में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड A की रिएक्शन क्लोरीन से की गई सनलाइट के प्रेजेंस में, फिर B की रिएक्शन एक्वस KOH से, फिर C का ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड बना। ऑप्शंस हमें चेक करने हैं। आप देखिए इसके अंदर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि B ऑप्शन देखना कि B ऑप्शन में, क्योंकि कार्बन इंक्रीज नहीं हुए, कार्बन और कहीं से आ भी नहीं रहे, तो ये प्रोपेन वाला कॉन्सेप्ट तो जबरदस्ती का है। और अल्कोहल की रिएक्शन क्लोरीन से सनलाइट की प्रेजेंस में होगी तो अल्कोहल का OH कैसे रिप्लेस हो जाएगा क्लोराइड से, तो बेस्ट ऑप्शन जाएगा B आएगा, क्योंकि इसमें इथेन की रिएक्शन हुई होगी सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरीनेशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिससे कि इथाइल क्लोराइड बनेगा। और इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब KOH से होगी एक्वस कंडीशन में तो SN2 रिएक्शन होगी और इथाइल अल्कोहल बनेगा। और इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा अगर माइल्ड कंडीशन में टॉलेंस रिएजेंट वगैरह, टॉलेंस नहीं PCC रिएजेंट से ऑक्सीडेशन हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। ठीक है, तो आंसर इसमें हो गया A, तो ये हो गया, B यहां हो गया, C ये हो इथाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, वही दिया है, आंसर हो गया इसका B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A और B को आइडेंटिफाई करना है। कंपाउंड है, मेटा पोजीशन पे क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और मैग्नीशियम से रिएक्शन की गई है ईथर की प्रेजेंस में। वैसे अगर आपको क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन कराना होता है तो ईथर लेना होता है, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। पर यहाँ ऑप्शन भी अगर आप देखें तो देखने में नजर आ रहा होगा कि एक ही पोजीशन पर मैग्नीशियम गिगनार रिएजेंट बनाया गया है, तो उस केस में रिएक्टिविटी RBr की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू RCl के रेस्पेक्ट में। ये हो गया रिएक्टिविटी। इस कारण से Br वाली पोजीशन पर गिगनार रिएजेंट बनेगा और यहां क्लोरीन रहेगा, यहां मैग्नीशियम और ब्रोमाइड बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन एसिटल्डिहाइड से की गई है। जब एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन की जाती है गिगनार रिएजेंट की तो अल्कोहल बनता है। तो इसमें ये वाला कार्बन माइनस ने अटैक करना है फिर इस पोजीशन पर और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। और नेक्स्ट स्टेप में एक्वस कंडीशन में अमोनियम क्लोराइड भी डाला गया है जो कि हाइड्रोलाइसिस कर सकता है। तो यहां क्लोरीन रहेगा और इस जगह ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा, तो ये रहा CH एंड OH और ये रहा CH3,
ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रही होगी, तब जाके ये प्रोडक्ट बनेगा, कंपाउंड बी ये होगा। तो इस हिसाब से आंसर होना चाहिए बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि कुछ ब्रोमाइड्स दिए गए हैं 1 2 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, तो यहां जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी। इस केस में इंटरमीडिएट ये है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहां तो रिएक्शन होगी ही नहीं सेकंड में तो, क्योंकि एंटी एरोमेटिक बन गया, रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ये हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एंटी एरोमेटिक सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम, तो यहां रिएक्शन नहीं होगी। बट ये जो थर्ड है, ये इसका कैटायन काफी स्टेबल होने वाला है, क्योंकि यहां का ऑक्सीजन का लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज, ये एरोमेटिक कैटायन है, हाईली स्टेबल कैटायन है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन तो थर्ड में ही होगी और लीस्ट रिएक्शन सेकंड में होगी। तो ऑर्डर होना चाहिए 312 आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है SOCl2 की रिएक्शन इससे अल्कोहल के साथ की गई है, ये SNI रिएक्शन होती है। अगर SOCl2 की रिएक्शन पायरिडीन की प्रेजेंस में की जाती है तो SN2 रिएक्शन होती है। बट अगर ईथर की प्रेजेंस में की जाए या कोई सॉल्वेंट ना भी लिखा जाए तो ईथर मानते हुए इसका आंसर देना होता है। और SNI में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कायरल कार्बन है उस पर OH जिस साइड में है उसी साइड में Cl आएगा और CH3 है, यहाँ H है, यहाँ D है, रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, साथ में SOCl2 प्लस HCl भी बनता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन रहेगा। तो यहां रिटेंशन ए में शो किया गया है और रिटेंशन यहां तो हुआ नहीं है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल यील्ड द corresponding alkyl halide alkyl chloride on reaction with concentrated HCl at room temperature। देखो अल्कोहल्स की रिएक्शन HX से की जाती है तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है HI की, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है HI की, फिर होती है HBr, फिर होती है HCl और HF तो रिएक्शन ही नहीं करता है, ये रिएक्शन ही नहीं करता है। लेकिन HCl की रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। ल्यूकास रिएजेंट के प्रेजेंस में, मतलब ZnCl2 प्लस HCl हो तो उस केस में तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों तरह के अल्कोहल से धीरे धीरे करके रिएक्शन कर सकता है। लेकिन केवल HCl अगर डाल दिया जाए तो केवल और केवल टर्शियरी अल्कोहल से ये रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। टर्शियरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल्स। तो यहां अगर बेस्ट ऑप्शन की बात की जाए तो टर्शियरी अल्कोहल होना चाहिए, हालांकि कुछ सेकेंडरी अल्कोहल से ये रिएक्शन भी कर लेता है। बट क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया है कि करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड कौन बनाएगा, तो ये डी जो कि टर्शियरी अल्कोहल है वही इससे करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड एल्काइल क्लोराइड बना देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये सभी के सभी आइसोमर्स हैं और आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग बढ़ने पर, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो ब्रांचिंग बढ़ने पर सरफेस एरिया कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग। और कब यूज किया जाता है? फॉर आइसोमर्स। ठीक है, तो इन सभी आइसोमर्स में से सबसे ज्यादा ब्रांच्ड तो है सी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए। अनब्रांच्ड जो है वो बी, तो बॉइलिंग पॉइंट बी का सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो बी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, सी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, आंसर इसका सी हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक कंपाउंड दिया है एलाइल बेंजीन और उसकी रिएक्शन HCl से किया। HCl एल्कीन, बेंजीन से तो कोई रिएक्शन करेगा नहीं, बट HCl एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर सकता है, AE रिएक्शन कर सकता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में H+ आयन आके जुड़ता है।
मैं इसका मैकेनिज्म बता देता हूं। यहीं पर H+ आके जुड़ेगा इस एल्कीन पर, बेंजीन पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, और यहां कॉर्नर पर H जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसमें रीअरेंजमेंट होगा, H शिफ्ट होगा, जिससे कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में Cl यूज किया गया है, जो Cl- आकर यहां बेंजाइल हैलाइड बना लेगा। इसमें भी प्लस एंड माइनस डेक्सरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी दोनों तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंसीडर थायोल एनायन R(S- है एंड एल्कोक्साइड एनायन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट लिखा है कि थायोएल्कोल, जो थायोल है, इज लेसर बेसिक बट मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो गया। देखो सुनो मेरी बात, अगर किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर बढ़े तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। S- जो है वो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल है, तो जो ज्यादा स्टेबल होता है वो वीकर बेस होता है, ये मोर स्टेबल है। जो मोर स्टेबल होता है वो कंपैरेटिवली वीकर बेस हुआ। बट न्यूक्लियोफिलिसिटी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, जैसे F- से कंपेयर में I- की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, वैसे ही सल्फर के कंपेयर, ऑक्सीजन के कंपेयर में सल्फर माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। तो ये वीकर बेस है बट स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें लिखा हुआ है RS इज लेसर बेसिक बट मोर न्यूक्लियोफिलिक देन इथॉक्साइड, तो ये बिल्कुल सही है। और तो स्टेटमेंट बस इसी तरीके से होंगे। मोर बेसिक गलत है, मोर बेसिक गलत है, लेस बेसिक एंड लेस न्यूक्लियोफाइल ये भी गलत है। तो आंसर इसका हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है। यहां साइनाइड की रिएक्शन की गई है। एरोमेटिक रिंग पर तो रिएक्शन होने से रही, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ज्यादा होती है, तो न्यूक्लियोफाइल हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर रिएक्शन नहीं कर सकता। बट न्यूक्लियोफाइल बेंजाइलिक पोजीशन पे बहुत अच्छी रिएक्शन कर सकता है। बेंजाइलिक पोजीशन पर SN1 और SN2 दोनों ही रिएक्शन बहुत अच्छी होती है, तो यहां न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन करेगा, इसे हटा देगा और प्रोडक्ट बनना चाहिए। यहां आयोडीन रह गया और यहां बेंजाइल, इस पोजीशन पे साइनाइड आएगा। तो आंसर इसका फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। डी भी नहीं होगा। नेक्स्ट, among the following reaction can the dehydrating very easily, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये अल्कोहल से इनमें किसमें सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन हो सकता है। देखिए अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में, ज्यादातर केस में। एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन कुछ भी नहीं दिया है, तो एसिडिक मीडियम में ही डिहाइड्रेशन हमें बताना है, और एसिडिक मीडियम का डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। डिहाइड्रेशन टर्शियरी अल्कोहल का इसीलिए सबसे फास्ट होगा। तो मैं इतना क्या लिखूं, रेट ऑफ या रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रेशन, ये ज्यादातर केस में E1 रिएक्शन होती है जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट टर्शियरी अल्कोहल से ज्यादा अच्छा बनेगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो टर्शियरी तो इसमें केवल सी है, तो आंसर भी सी ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 2,2 डाइमिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन, चलो पहले यही बना लेते हैं। प्रोपेन है, ठीक है, 1 पोजीशन पे क्लोरो है, 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल है, मतलब ये हो गया नियोपेंटाइल क्लोराइड। 2,2 डाइमिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस एन ऑप्टिकल इनएक्टिव प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर आपने किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ में करा दी, वैसे ही इतनी ज्यादा क्राउडिंग वाला SN2 रिएक्शन नहीं देता, केवल SN1 रिएक्शन देता है, ठीक है। इसमें नो SN2 रिएक्शन, क्योंकि क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, तो इसमें तो रीअरेंजमेंट होगा ही होगा। SN1 में रीअरेंजमेंट होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ये रहा नियोपेंटाइल कैटाइन, मिथाइल शिफ्ट होगा, फिर इसमें रीअरेंजमेंट कराना ही हमें। ये इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर न्यूक्लियोफाइल आकर यहां जुड़ सकता है, मेजर प्रोडक्ट यहां यही होगा,
ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है। वैसे इसमें चाहे SN2 भी हो जाती, मान लो अगर हो भी जाती, तो इसमें कायरल वाला कंपाउंड तो बन ही नहीं सकता था, यहां भी कोई कायरल नहीं है, यहाँ 2 मिथाइल सेम है, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड ही बनेगा। तो स्टेटमेंट है फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक प्लेस थ्रू SN1 रिएक्शन, फर्स्ट तो सही है। द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन होता है रेसमिक मिक्सचर में, रेसमिक मिक्सचर यहां बन ही नहीं रहा है, कोई कायरल कार्बन ही नहीं है इसमें, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। लिखा हुआ है द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल, सॉरी मैं वापस बोलता हूं, यहां दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट वाला तो सही है ही है, इसने बोला गया है इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन होता है मीजो कंपाउंड्स में, यहां मीजो कंपाउंड तो बन ही नहीं रहा है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट बोला गया है कि एक्सटर्नल कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है रेसमिक मिक्सचर में, अब यहां रेसमिक मिक्सचर भी तो नहीं बना ना, तो ये मीजो कंपाउंड है ना इसमें रेसमिक मिक्सचर है, तो ये स्टेटमेंट भी अपने लिए तो कोई काम का नहीं है। द कार्बोकेटाइन इज नॉट एन इंटरमीडिएट, ये भी स्टेटमेंट गलत है, इंटरमीडिएट तो इसमें कार्बोकेटाइन नहीं होगा, SN1 ही रिएक्शन होगी, SN2 तो पॉसिबल ही नहीं है। गिव द रिएक्शन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ओनली फर्स्ट इसका आंसर सही होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, यहां सल्फर माइनस लिया है, PHS माइनस लिया गया है और रिएक्शन की गई है, नाइट्रो की मेटा पोजीशन पर फ्लोरीन है, हालांकि नाइट्रो की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे फ्लोरीन होता तो ArSN2 की रिएक्शन की पॉसिबिलिटी रहती, फिर भी यहां मेटा पोजीशन पर है तो रिएक्शन तो यहां हो ही नहीं सकती एरोमेटिक रिंग पर, तो केवल और केवल SN2 रिएक्शन होगी, और SN2 रिएक्शन में SN2 रिएक्शन होगी केवल इस कार्बन पर, और ब्रोमीन को निकाला जाएगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट इसमें बनेगा, केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, SN2 रिएक्शन होगी। तो इन्वर्जन प्रोडक्ट तो देखो यहां लिखा हुआ है डॉटेड लाइन पे, यहां डार्क लाइन पे Br था, तो यही हो गया, और तो कोई पॉसिबल है नहीं, फ्लोरीन को आप रिप्लेस करोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑफ द 5 आइसोमेरिक हेक्सेन, पहले हेक्सेन्स के बना लेते हैं, 5 आइसोमेरिक हेक्सेन कौन कौन सी है, एक तो ये है एन हेक्सेन, फिर है ये 5 कार्बन जिसपे यहां मिथाइल है, 5 कार्बन की चेन यहां मिथाइल है, फिर 4 कार्बन की चेन जिस पर 2 मिथाइल एक ही कार्बन पर है, फिर 4 कार्बन की चेन जिस पे 2 मिथाइल डिफरेंट कार्बन पर हैं, और पॉसिबल स्ट्रक्चर इसकी नहीं हो सकती, तो 5 हेक्सेन इसके बना दिए मैंने। The isomers which can give only 2 monochlorinated product is excluding stereoisomer। ठीक है, हमें अगर क्लोरीनेशन किया जाए, इसका मोनोक्लोरीनेशन किया जाए, तो यहां क्लोरीन आएगा, यहां क्लोरीन आएगा, एक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा, ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है। स्टीरियो आइसोमर के लिए वैसे मना किया गया है, 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ये होंगे, 3 तीसरा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट यहां होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाने वाला कौन सा है, तो ये तो नहीं है, ठीक है। फिर इसमें मोनोक्लोरिनेशन से फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, इसमें तो 5 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा, ये भी नहीं है आंसर। इसमें ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4, तो ये भी नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसमें बनेगा 1, ये 2 और ये 3, ये भी नहीं होगा। 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाने वाला तो एक ही है, देखो ये 1 इस पोजीशन पे क्लोरीन आ जाए और इस पोजीशन पे क्लोरीन आ जाए, तो ये कौन सा है, इसका नेम होगा IUPAC नेमिंग क्या होगी इसकी, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये हो गया 2,3 डाइमिथाइल। ये मैंने जो नंबरिंग करी है, ये मैंने नंबरिंग की है कि क्लोरीन कहाँ कहाँ आ सकते हैं, तो IUPAC नेमिंग 1, 2, 3, 4 के हिसाब से 2 और 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पूछा है कुल मिला के, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और मीथाइल अल्कोहल लिया गया है। मीथाइल अल्कोहल वीक न्यूक्लियोफाइल है और वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन ही देगा, तो ये SN1 रिएक्शन दे सकता है सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट, और SN1 रिएक्शन में तो रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा या मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर बनेगा, क्योंकि यहां Br डॉटेड लाइन पे दिया हुआ है, Br ने
Br डॉटेड लाइन पर है, ये Br निकलते ही कार्बोकेटाइन बनेगा, उस पर इथाइल अल्कोहल प्लेन के ऊपर से भी अटैक करेगा, प्लेन के नीचे से भी अटैक करेगा। तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी इसमें, SN1 रिएक्शन होगी, एक मिनट, SN1 रिएक्शन होगी और मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर बनेगा। इसमें एनेंटियोमर तो नहीं बोलेंगे, मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर बनेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगा, यहाँ के दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। तो मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स, हम लोग इनके ऑप्शंस में ही आंसर देखते हैं। एक नहीं बन सकता, केवल एक नहीं बन सकता, दो प्रोडक्ट बनेंगे। ये वाला आंसर बिल्कुल सुटेबल लग रहा है क्योंकि मिथाइल को इसको डिस्टर्ब नहीं किया है। ठीक है, वैसे इसमें भी बोथ, हाँ ये आंसर होगा। इसमें बोला है नाइदर नॉर, ना दोनों ही नहीं बनेंगे, तो आंसर तो खैर सी होगा, डायस्टीरियोमर का मिक्सचर बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट डज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की बात कर रहा है और क्या कहेगा ये। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद फॉलोइंग माइनर। ठीक है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये रहा, इसकी रिएक्शन की गई है, ये रहा मिथाइल C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस के साथ में। ठीक है, और माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल के साथ में, और ये SN2 रिएक्शन तो कर ही नहीं सकता, इसमें तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो कुछ इस तरह का बनना चाहिए कि इसमें एलिमिनेशन हो, ये वाला आंसर हो गया। फिर तो कैसे, क्योंकि टर्शरी है, टर्शरी SN2 रिएक्शन नहीं कर सकता, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 करवाना चाहिए, बट टर्शरी वाली पोजीशन पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है अगर आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाल दिया तो। ठीक है, अब इसमें ये जो बेस है E2 एलिमिनेशन में ये बेस का काम करेगा, तो ये बेस इस पोजीशन से H को निकाल ले जाएगा, यहां से H निकलेगा, ये बेस निकल गया, तो क्या बना CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां से Br बाहर निकलेगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए, मतलब आंसर हो जाएगा इसका B। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विद सोडियम लीड्स टू, देखो ये वैसे सोडियम से रिएक्शन नहीं होती, सोडियम प्लस ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, बट ठीक है, ये वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में इथाइल ब्रोमाइड के या इथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन होगी सोडियम से, और यहां दोनों इथाइल ग्रुप कंबाइन हो जाएंगे। वुड्स रिएक्शन में मैग्नीज, ये सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा और ब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा, इथाइल और इथाइल आपस में कंबाइन हो जाएगा, तो N ब्यूटेन इसमें बनना चाहिए। वुड्स रिएक्शन है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है विसिनल डाई हैलाइड इज नॉट फॉर्म इन द रिएक्शन। ठीक है, देखो यहां ये रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन होती है, और वैसे भी यहां विसिनल डाई हाइड्रोक्साइड दिए हुए हैं, विसिनल डाई हाइड्रोक्साइड दिए हों और उसकी रिएक्शन SN2 होगी, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो यही बनेगा कि Br और Br ये विसिनल ही बना है। क्वेश्चन में नॉट पूछा है, ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इस केस में भी ब्रोमीन का एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, 2 ब्रोमीन आएगा, विसिनल ही बना है, जेमिनल नहीं बना, तो आंसर तो ये भी नहीं होगा। इस केस में फर्स्ट स्टेप में HBr का एडिशन किया गया, जब इस एल्कीन पर HBr का, एल्काइन पर HBr का एडिशन किया जाए तो फर्स्ट स्टेप में तो कहीं भी H आ सकता है, कहीं भी Br आके जुड़ सकता है, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। लेकिन सेकंड स्टेप में वापस अब HBr की रिएक्शन करोगे तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा और अगला Br वहीं उसी पोजीशन पे आएगा। यहां इसका डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजीशन पर ज्यादा है, तो H प्लस इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ेगा, Br माइनस यहां जुड़ेगा, कहने का मतलब इसी पोजीशन पर Br ग्रुप आया है, तो इसमें विसिनल नहीं बना, जेमिनल बना है, तो इसका आंसर C तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट डी ऑप्शन देखें, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन की गई है और ब्रोमीन HBr की रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में की जाती है, तो AFR रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो यहां Br इस जगह जुड़ेगा जिससे कि रेडिकल यहां बने। कहने का मतलब यहां होगा कि जो इसका RDS होगा उसमें Br इस पोजीशन पर आकर जुड़ता है, जिससे रेडिकल Br के पास ज्यादा स्टेबल होगा, और उसके बाद में फिर यहां H आएगा, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो विसिनल नहीं बनेगा, विसिनल ही बनेगा, जेमिनल नहीं बनेगा।
यहां H आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर केवल C हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये अल्कोहल दिया हुआ है, HBr की रिएक्शन किया, हीट किया है। HBr की रिएक्शन इस अल्कोहल से होगी तो SN1 रिएक्शन होगी, क्योंकि इसका कैटायन बहुत स्टेबल है। 3 मेंबर्ड रिंग के पास कैटायन हाईली स्टेबल होता है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है और डायरेक्ट Br इस पर आकर रिएक्शन कर लेगा और इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। रीअरेंजमेंट यहां पॉसिबल नहीं है, हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। डांसिंग रेजोनेंस के कारण ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो आंसर इसका फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट, यहां टर्मिनल एल्काइन दिया है। टर्मिनल एल्काइन जो कि sp कार्बन से बॉन्डेड H है, ये H एसिडिक होता है, तो इसकी रिएक्शन जब सोडियम से किया गया, इसकी रिएक्शन जब सोडियम से किया जाए, ये एल्काइन है, एल्काइन की रिएक्शन जब सोडियम से रिएक्शन करोगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, AB रिएक्शन शॉर्ट में लिख देते हैं। और यहां कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, सोडियम का आयन बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन इथाइल एल्कोहल से की गई है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से की गई है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से की गई है। इजीली SN2 रिएक्शन कर सकता है, ये कार्बन यहां रिएक्शन करेगा और आयोडीन को बाहर निकाल देगा, तो इस पोजीशन पे इस कार्बन पे इथाइल ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ ये रहा 3 कार्बन और इस पोजीशन पर इथाइल, तो कंपाउंड क्या बना, ये वाला आंसर D आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलो यहीं तक के क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत जल्दी जल्दी किए, वो इसलिए किए क्योंकि आप लोगों को उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ा दी है, तो मैं बहुत डिटेल में धीरे धीरे क्वेश्चंस नहीं करना चाह रहा था। उससे रिलेटेड जो थ्योरी पढ़ाई थी उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इन एग्जांपल्स को हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे जिसमें हम लोग अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल चैप्टर को कवर करेंगे। ओके, बाय बाय।